So, good morning, students. So, today I'll start classroom questions in probability. So, in classroom questions, so question 1. So, I'll start from question 1. Okay. Okay. Just one. So, what is question 1? In question 1, this is a question of binomial distribution. So, in this case, you have given that probability of getting a success is 1 by 4 and the standard deviation is given. Then, what is its mean? देखो इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली ये आजकल 12 में नहीं सही है, फिर भी इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होता है ना, इसको हम लोग स्मॉल पी से लिखते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो दिस इज गिवन एज 1 by 4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जब 1 by 4 होगा तो इमीडिएटली विल गेट द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर. तो फेल्योर का होगा ये, तो फेल्योर इज that is q, it is denoted by just complement of p, so it is 1 minus 1 by 4, so it is 3 by 4. तो इसमें हमको p जो है वो गिवन है, this is given, and another thing is given as standard deviation is given. तो standard deviation that is given as what? 3. तो स्टैंडर्ड डिवीजन का मतलब होता है कि बाय फॉर्मूला इट इज रूट ओवर ऑफ NPQ. तो इससे हमको मिलता है, इफ़ यू गो फॉर NPQ इज इक्वल टू 9 होगा ना. तो ये है सेकेंड इक्वेशन गिवन है. तो हमको निकालना है यहाँ से मीन का मतलब है कि हमको NP निकालना है. यू नीड टू फाइंड आउट मीन. तो ये एक्चुअली फॉर्मूला जो निकालना है इट इज मीन निकालना है. एंड व्हाट इज मीन इज नथिंग बट NP. दैट्स यू हैव टू कैलकुलेट. तो देखो इसमें अभी हम लोग को PNQ पता है, तो यहाँ से हम N को तो निकाल सकते हैं. तो N मिल जाएगा तो हमको NP भी मिल जाएगा. सो डायरेक्टली कैन गो फॉर 1 नाउ. तो 1 में देखो, सॉरी इक्वेशन 2 में देखो, तो NPQ इक्वल टू 9 दिया है. जैसे P यू नो दैट 1 by 4 एंड Q यू नो दैट 3 by 4. तो यहाँ से डायरेक्टली हमको N मिल रहा है. तो व्हाट इज N नाउ? व्हाट इज N? तो N हो गया, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 से 3, तो 16 इंटू 3 48 ना. 16 इंटू 9 डिवाइड बाई 3, तो 16 इंटू 3 हो गया. सो N इज 48. तो N मिल गया. So now you can easily calculate the mean. So mean is what? N into P. So 48 into P. P is what? 1 by 4, which is 12. So that is what the value of mean in this case. So it goes to option. Sorry. It goes to option C. That is option C. Okay, so let's go for question number 2. So in question number 2, so this is a question of directly by logic you can find out. So there are given that 5 horses are in race and Mr. A selects 2 of the horses at random and bets on them. Then the probability that Mr. A selected the winning horses. देखो इसमें से 5 हॉर्स है, तो इसको हम सपोज मान लिया कि दिस इज हॉर्स 1, हॉर्स 2, हॉर्स 3, हॉर्स 4 एंड हॉर्स 5. तो इसमें से एक हॉर्स तो विनिंग हॉर्स है ना. तो मान लो कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि से तो लास्ट में जब लिखा है ना हम लोग से, हम इसको ही विनिंग हॉर्स मान लेते हैं.
4 दिस इज द विनिंग हॉर्स। तो लास्ट वन। तो मिस्टर ए क्या किया है, उसमें से 2 हॉर्स को वो सिलेक्ट किया है, कोई भी 2, और उसमें बीट किया है। तो बीट में वो क्या किया है कि हमको निकालना कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मिस्टर सिलेक्ट्स द विनिंग हॉर्स। तो 2 हॉर्स में से 1 हॉर्स विनिंग हॉर्स होना चाहिए। तो मतलब 2 सिलेक्ट किए, दोनों में से 1 विनिंग हॉर्स होना है। इसका मतलब उसका प्रोबेबिलिटी दैट वो सिलेक्टिंग द विनिंग हॉर्स क्या होगा। तो प्रोबेबिलिटी दैट द मिस्टर ए सिलेक्ट्स द विनिंग हॉर्स। देखो अभी ऐसा है कि हम लोग को विनिंग हॉर्स जब लेना है तो एक तो विनिंग हॉर्स हो गया, तो दूसरा एक यहाँ से लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ से कोई भी एक हम ले सकते हैं। तो हम 4 में से एक कोई भी एक लेंगे, तो 4 में से एक ले लिया, 4C1 विथ ना। फिर हम लोग को वो तो बोले लिए ही है। उसके बाद बोला कि विनिंग हॉर्स का ये तो हो गया फेवरेबल, और टोटल कितना हुआ, 500 में से कोई भी 2 लेना है। तो 5 में से यू टेक एनी 2, दैट इज 5C2। तो यही है इसका प्रोबेबिलिटी। तो 4C1 मतलब 4 हो गया, 5C2 मतलब 5/4/3। सॉरी 5/4/3 नहीं होगा, 5/4/2 होगा। तो अभी ये 4 × 2/5 × 4, फिर कैंसिल इट 2/5। ये हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन। बट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं जाएगा, सपोज यू वांट टू गो बाय सैम्पल स्पेस। तो उसमें ऐसा होगा कि हम लोग कोई भी 2 को सिलेक्ट करें, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि H1 H2 H1 H3 ऐसे होगा ना। तो कोई भी 2 लेंगे, या H1 H4 या H1 HW ऐसे होगा। फिर आएगा H2 H3, फिर H2 H4, ये हम जस्ट डिटेल में दिखा रहा है। देन H2 HW, फिर आ सकता है कि H3 H4, फिर H3 HW, फिर H4 HW। तो ये होगा पॉसिबिलिटीज़, जो हम लोग कोई भी 2 को लेंगे तो ऐसा हो सकता है। तो अभी इसमें से जो मिस्टर ए जो सिलेक्ट किया, मिस्टर ए का केस कितना आएगा, जिसमें विनिंग हॉर्स आना चाहिए, एक 1 मस्ट बी द विनिंग हॉर्स। तो देखो ये टोटल हो गया, इसमें टोटल हो गया 1 2 3 6 9 10 ना। तो 10 में से कितना केस में विनिंग हॉर्स है, विनिंग हॉर्स 1 2 3 4 ना, 4 है। तो 4/10 होगा। सो प्रोबेबिलिटी दैट, so required probability if you go by this property, this technique, तो यहाँ में टोटल हो गया 4 एंड सॉरी फेवरेबल 4 आउट ऑफ 10, so 2/5। तो सेम आंसर यू हैव गॉट। तो दैट इज डायरेक्टली दिस इज बाय सैम्पल स्पेस एंड दिस इज बाय, तो एक्चुअली ये अल्टरनेट वे हो गया, हम दोनों को हम लोग को दिखा दिया। सो दैट इट विल बी इजी। इट गोज टू ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Okay, so next go for question number 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, ए बैग contains 5 brown and 4 white socks। तो इसमें एक बैग है जिसमें है 5 brown socks है एंड 4 white socks है। तो इसमें से ए मैन pulls out 2 socks, the probability that they are of the same color। तो एक पर्सन जो है यहाँ से 2 सॉक्स को निकाला है। तो हमको निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ सेम कलर। तो सेम कलर होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यही निकालना है। सो इसमें हम लोग का ऐसा होगा, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ऑफ सेम कलर। ये तो हम लोग
अपना लॉजिक से निकाल सकते हैं। तो दोनों सेम कलर होगा मतलब व्हाट, आइदर बोथ हैव ब्राउन हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, बोथ हैव वाइट, बोथ हैव वाइट। तो यही निकालना है। तो बोथ हैव ब्राउन में सब दोनों ब्राउन होगा। तो इफ़ यू सिलेक्ट 2 आउट ऑफ देम, गेटिंग 2 ब्राउन इज व्हाट, ब्राउन मतलब 5 में से 2 ले रहे हैं और टोटल में से 2 ले रहे हैं, और दोनों वाइट होगा तो क्या होगा, 4 में से 2 वाइट और टोटल में से 2 वाइट। तो 5C2 मतलब 5 4/2 और 9C2 मतलब 9/8/2 प्लस 4C2 4/2 और 9/8/2। तो इसमें हमको कैंसिल करने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर सेम आ रहा है। तो हम लोग यह को इसको सिर्फ कैंसिल करते हैं। 2 से ये 2 हो गया, ये 2 से 2 हो गया, इसको भी कैंसिल कर देते हैं क्योंकि सेम आएगा 4 और ये 4। तो ये हो गया 10/36 और ये 6/36, तो 16/36 हो गया। अब इसको कैंसिल करो तो आएगा 4/9। तो 4/9 इज द करेक्ट आंसर, दैट गोज टू ऑप्शन डी। तो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 3। देन क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया है, में कुछ गिवन है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो ये हमको पहले दिया है कि ए बी इंडिपेंडेंट है, such that something is given, that is probability of A dash is given 7/10, probability of B dash is alpha, probability of A and B is 8/10। तो हमको निकालना है अल्फ़ा। तो यह में ऐसा है कि इंडिपेंडेंट है तो हम लोग इंडिपेंडेंट का प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हमको जो ए एन भी दिया है, तो यहाँ से हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट लेगा। तो इफ़ यू गो फॉर इस कॉम्प्लीमेंट, so that is what, complement of this 1 minus 8/10। तो ये इफ़ यू गो बाय डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी डैश को हम लिख सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दैट इज 2/10। ये तो सबको पता है, इसको हम लोग जैसे नहीं पता तो इसमें लिख सकते हो, सिंस ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ, दिस इज कॉल्ड व्हाट, डी मॉर्गन्स लॉ। और ये इंडिपेंडेंट है, सो यू कैन राइट देम एज प्रोडक्ट, so it is 2/10। then you can now put that values given। तो ये 7/10 है और ये सिंपली अल्फ़ा है। तो अभी अल्फ़ा का वैल्यू एकदम सिंपल से निकल जाएगा, दैट इज व्हाट, 2/7। सो इट गोज टू ऑप्शन ए। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। Okay, now go to question number what, 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें स्पेस थोड़ा कम ही है, फिर भी शायद देख लेते हैं। हमको एक सेट दिया है, यू हैव गिवन सम नंबर्स। तो नंबर्स को हमको सेट को कुछ नाम दे देते हैं, से ए है, तो नाम नहीं दिया है, हम जस्ट ऐसे नाम दिया है। सो यू हैव सम नंबर्स फ्रॉम 0 1 2 3, this way it goes up to 10. So the 11 digits are given, numbers are given, then the probability that, यहाँ से हम दो नंबर्स को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ से 2 numbers are selected, so 2 numbers are selected।
तो हमको निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम एज वेल एज डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस आर बोथ मल्टीपल ऑफ 4। देखो इसमें ऐसा बोला है कि दो नंबर हमको ऐसे सिलेक्ट करना है कि जिसमें सम भी मल्टीपल ऑफ 4 हो और डिफरेंस भी मल्टीपल ऑफ 4 हो। तो ऐसा हमको तभी हो सकता है कि जब नंबर्स दोनों ही इवन होगा। ऑड में ये पॉसिबल नहीं है कि सम भी ऑड हो, इवन भी, डिफरेंस भी ऑड हो। तो ये पॉसिबल होगा ओनली इन केस ऑफ व्हेन दे आर सम भी मल्टीपल ऑफ 4 और डिफरेंस भी मल्टीपल ऑफ 4। इट हैपेंस ओनली इन केस ऑफ व्हेन बोथ आर इवन। वो भी सब इवन में नहीं होगा, स्पेशल इवन में होगा। जैसे कि मान लो ऐसा केस हम लोग यहाँ में मिल सकता है। तो यू गेट टू सेट्स विल गेट देयर। वन इज 0, 4, 8। तो ये सारे नंबर, तीन नंबर्स में ऐसा है, कोई भी दो लेंगे तो सम एंड डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 होगा। सिमिलरली 2, 6 एंड 10। तो ये दो ही ग्रुप है जहाँ से हम कोई भी दो नंबर्स लेगा जिसका सम एंड डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो हमको दो नंबर्स है ना यहाँ से लेना है। सो इसमें जो हमको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा? जो सिलेक्ट नंबर्स है इट मस्ट बी एनी वन ऑफ दिस टू। तो हम लोग जैसे सपोज मान लेते हैं फर्स्ट ग्रुप से लिया है, तो फर्स्ट ग्रुप से कोई भी दो लेंगे तो 3C28 होगा ना। और सेकेंड में से हम लोग कोई भी दो लेंगे तो भी 3C28 होगा। तो ये हो गया हम लोग का टोटल। बट हाउ मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट एनी टू मतलब 11 में से कोई भी दो लेना है तो 11C2 हो गया। तो 3 + 3 और 11C2 मतलब 11 × 10/2। सो यू कैन कैंसिल इट। सो 5। So 6/55 is the correct answer. So correct answer is what? Option C. Okay, so next go for question number 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया है कि let two fair 6 faced dice A and B thrown simultaneously. If E is the U1 is the event that dice shows up 4, E2 is the dice shows up 2, E3 is the dice shows up 3, then which of the following sequence not true? ओके, तो हमको क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें हमको बोला है कि टू फेयर डाइस A and B, टू फेयर डाइस A and B are थ्रोन। ठीक है, अब यहाँ में हमको इवेंट्स जो दिया है, U1 दिया है कि U1 इज द इवेंट दैट die A shows 4, मतलब 4 appears। U1 मतलब क्या दिया है, इसमें दिया है कि 4 appears on die A। E2 is given as 2 appears on die B, and it is the event given that sum of the numbers on both the dice is odd. Sum is odd। अभी देखो तीनों का इंडिपेंडेंट देखना है तो हमको प्रोबेबिलिटीज को निकालना होगा। तो प्रोबेबिलिटी E1 मतलब क्या होगा, 4 appears on डाई ए। तो डाई ए में 4 आना है, तो डाई बी में कुछ भी आ सकता है। तो टोटल आउटकम्स तो हम लोग का 36 है। तो इसमें से हम लोग 4 कितना किस में आएगा, हम लोग इसको डायरेक्ट पूरा निकालेगा तो 6/36 होगा। सो 1/6। देन प्रोबेबिलिटी E2 इज व्हाट, सिमिलरली डाई बी में हमको 2 मिलना है,
तो बाकी दाई ए में कुछ भी आ सकता है, तो इसमें भी हम लोग का 6/36 होगा। सो दैट्स अगेन 1/6। फिर E3 मतलब क्या बोला है कि सम इज ऑड, मतलब दोनों का जो सम है नंबर्स का और होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन वन इज इवन एंड अदर वन इज ऑड। तो ऐसा मतलब ए में सपोज ऑड नंबर आ गया तो बी में इवन आना चाहिए, और बी में ऑड आएगा तो ए में इवन आना चाहिए। तो ऐसा कितना होगा? तो ऐसा तो ऑब्वियसली देखो, ऐसा हो सकता है कि दाई ए में ऑड आ गया तो 3 वेज इट कैन बी हैपन, और टॉप दाई बी में इवन आना है तो 3 वेज इट कैन हैपन। सिमिलरली दाई बी में सपोज इवन आ गया तो दाई ए में पहले इवन देन ऑड आया था, अभी दाई ए में ऑड देन दाई बी में इवन आ रहा है। तो इतना ही हो सकता है टोटल पॉसिबिलिटीज आउट ऑफ कितना 36। तो ये 9 9 18/36 हो गया, तो ये हो गया 1/2। तो 1/2 दैट sum is odd। तो ये हो गया। तो अभी हम लोग को फिर देखना है कि इंडिपेंडेंट होने के लिए हमको उसका इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो उसके लिए हमको जानना होगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 इंटरसेक्शन E2। U1 इंटरसेक्शन E2 का मतलब होगा कि U1 मतलब डाई ए में 4 आना है और डाई बी में 2 आना है, तो ऐसा एक ही आउटकम होगा, दैट इज 1/36। फिर U1 E3 में क्या होगा? U1 इंटरसेक्शन E3 मतलब डाई ए में 4 आना है, लेकिन टोटल सम जो है और होना है। तो डाई ए में 4 होगा तो डाई बी में क्या 1 3 या 5 आ सकता है। इसका मतलब आपको 3 ही आउटकम ऐसा मिलेगा, इसमें ऐसा हो सकता है। तो दिस इज 3/36, सो इट इज 1/12 होगा। फिर E2 इंटरसेक्शन E3 में भी ऐसा होगा, डाई ए में कुछ भी हो सकता है, डाई बी में 4 सॉरी डाई बी में 2 है, और E3 मतलब सम और होना है। तो डाई ए में हम लोग जब E2 में 2 आ रहा है तो सॉरी बी में 2 आ रहा है, तो ए में हम लोग कोई भी ले सकता है ऑड 1 3 या 5, तो 3/36 अगेन, सो दैट इज 1/12। तो इसमें हम लोग का अभी इसको देखने से क्या क्या आ रहा है, तो देखो 1 ये तो पूरा आ रहा है, ये इंडिपेंडेंट आ रहा है। तो अभी ऐसा है कि P ऑफ U1 इंटू E2 लेगा तब तो ये सही नहीं होगा, बाकी का तो आई थिंक हो जाएगा लगता है। तो P ऑफ U1 इंटू E2, और ये भी तो होगा, U1 इंटू E2 लेगा तो 1/6 1/6। ओ U1 इंटरसेक्शन E2, हाँ टोटल हो जाएगा 1/36, सो इट इज P ऑफ U1 इंटरसेक्शन E2 आ रहा है। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट तो है, इसका मतलब P ऑफ इसका मतलब P ऑफ U1 इंटरसेक्शन E2 आ रहा है। सिमिलरली इफ यू गो फॉर U1 इंटू E3 लेगा तो 1/6 इंटू हाफ 1/12, दैट इज व्हाट इक्वल टू P ऑफ U1 इंटरसेक्शन E3। तो ये भी सही है। फिर E2 इंटरसेक्शन E2 इंटू E3 लेगा तो E2 E3 में वो भी E2 का 1/6 1/2 1/12, सो E2 इंटरसेक्शन E3। इसका मतलब ये इसमें U1 E2 इंडिपेंडेंट है, E2 E3 इंडिपेंडेंट है, U1 E3 इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब U1 E2 आर इंडिपेंडेंट
then E1, E3 are independent, then E2, E3 are also independent. तो अभी देखें लास्ट वाला, the probability of E1 intersection E2 intersection E3. तो देखो इसमें कॉमन टू जब नहीं आ रहा है तो इसका probability 0 होगा. तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये है कि E1, E2, E3 are not independent. तो यहाँ से क्लियर होगा कि कौन सा ऑप्शन गलत है. तो which is not true, it obviously goes to answer C. It goes to C. Okay, so after that question number 7. 7th easy है. इसमें हमको जस्ट गिवन है probability of A union B equal to probability of A intersection B. और देखना है कि उसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है. तो ये आई थिंक ऑलमोस्ट क्लियर है, क्योंकि पी ऑफ ए यूनियन बी को हम लिख सकते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएगा तो पी ऑफ ए पी ऑफ बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी इंटरसेक्शन बी. तो ये तो ऑप्शन डी में तो चला ही गया, तो ऑप्शन डी तो आ ही गया. उसके बाद नेक्स्ट देखो, इसको हम और क्या लिख सकते हैं. अगेन यू कैन राइट देम एज पी ए प्लस पी बी. तो ए इंटरसेक्शन बी को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए इंटू पी ऑफ बी गिवन ए, और यू कैन राइट एज पी ए प्लस पी बी. तो इसको पी ऑफ इंटरसेक्शन बी ऑल्सो कैन बी रिटन एज पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए गिवन. दैट इज बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो इसका मतलब ये एक ऑप्शन में आ रहा है, ये कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, पी ऑफ बी इंटू ए इंटू बी गिवन ए, और तो ऑप्शन सी में आ रहा है, और ये आ रहा है ऑप्शन ए में. तो इसका मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो गलत है, दैट इज ऑप्शन बी. So therefore the correct option is option B, which may not hold. Okay, then question number 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमको बोला है कि probability of India winning a test match against West Indies is half. तो इसमें पहले हम लोग इसको लिखते हैं कि इंडिया विनिंग अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इज हाफ. तो विनिंग का प्रोबेबिलिटी जब हाफ होगा तो लॉस का प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगा ना. अभी बोला है कि इन ए 5 मैच सीरीज इंडिया सेकेंड विन ओकर्स एट द थर्ड टेस्ट. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड विन ओकर एट थर्ड टेस्ट. तो अभी हमें कितना टेस्ट खेला था उससे कोई मतलब नहीं है. तो हम लोग को देखना है कि थर्ड टेस्ट में उसको सेकेंड विन मिला है. ऐसा कब हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज. सो यू सी पॉसिबिलिटीज क्या क्या होगा ना, तो उससे हम लोग का इसका प्रोबेबिलिटी बनेगा. तो ये फर्स्ट टेस्ट सेकेंड टेस्ट एंड थर्ड टेस्ट. तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या होगा देखो, फर्स्ट टेस्ट सेकेंड टेस्ट एंड थर्ड टेस्ट. तो जब दो सेकेंड विन थर्ड टेस्ट में मिलना है तो थर्ड टेस्ट में इसका मतलब विनिंग ही होगा. तो सेकेंड विन होगा तो हो सकता है कि वन यू हैव विन इन फर्स्ट एंड लॉस इन द सेकेंड, और मे बी दैट लॉस इन द फर्स्ट और विन इन द सेकेंड, बट थर्ड इज मस्ट बी द विन. तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ है जिसमें ऐसा हो सकता है कि सेकेंड विन ओकर एट द थर्ड टेस्ट. तो यही हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी. सो दैट मीन्स जब हमको निकालना है तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, the probability of getting the third win in the second test, मतलब ये हो सकता है कि win lost win और lost win win. These two are the only possibilities. तो ये win lost win का probability हो गया हाफ हाफ हाफ, और इसका भी हाफ हाफ हाफ. तो
there is nothing to do. 1 by 8, 1 by 8, 2 by 8, so it is 1 by 4, or so it goes to option B. Option B में जा रहे. Okay, so go for 9 now. So 9 is an easy question. There are 3 mangoes and 3 apples are in a box. तो एक बॉक्स में क्या है, 3 mangoes है and 3 apples. तो 2 fruits are chosen at random. तो 2 fruits are chosen at random. तो 2 fruits are selected at random. For the probability, one is a mango and other is an apple. ये बहुत easy है. Probability that one is mango and one is apple. तो ये एकदम easy है. That means you are selecting one out of 3 mangoes. You are selecting one apple out of 3. Then you are selecting 2 out of total 6 fruits. तो हो गया ये 3 into 3 और 62 का हो गया 6 5 by 2. तो ये हो गया 3 into 3 into 2 divided by 6 into 5. तो 3 से 2 to cancel. तो your answer is 3 by 5. तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है. It goes to option B. Okay, then question number 10. Next goes to question number 10. So question number, you have given some data. Probability of A union B bar. तो complement हो गया 1 by 6. Then probability of A intersection B is 1 by 4. And probability of A bar, मतलब complement of A, is 1 by 4. तो हमको देखना है कि even A and B are what, whether they are independent or equally likely or what, ना, यही हमको सिर्फ देखना है. तो उसके लिए हम लोग को पहले देखना होगा कि probability of A तो हमको मिल रहा है, probability of B को भी निकालना पड़ेगा. तो देखो पहले हम probability of A को ही निकाल लेते हैं. Now probability of A bar is 1 by 4. So that implies what? Probability of A is 1 minus 1 by 4, it is 3 by 4. Okay. Next आ रहा है probability of A union B bar. तो probability of A union B bar मतलब क्या होगा? Probability of A union B bar से हम लोग probability of A union B को तो निकाल सकते हैं. That is a complement of this. Or if you break it, probability of A union B, PA plus PB minus P of A intersection B, that is equal to 5 by 6. और यहाँ में हमको देखो PA you know, you don't know PB, but you know P of A intersection B also, 1 by 4, and that is 5 by 6. अब यहाँ से PB क्लियर है, 3 by 4 minus 1 by 4 हो गया 2 by 4, तो 5 by 6 minus 2 by 4 मतलब 1 by 2. सो कितना आएगा फाइनली? ये हो गया से मान लो 12, तो 10 minus 6, तो 4 by 12, so it is 1 by 3. तो A is 3 by 4, B is 1 by 3. अभी यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये दोनों इवेंट में क्या रिलेशन आ सकता है. तो पहले हम इंडिपेंडेंट को देखते हैं. नाउ व्हाट इज PA इंटू PB? PA is 3 by 4, PB is 1 by 3, so 1 by 4, and that is equal to P of A intersection B. इसका मतलब इंडिपेंडेंट तो है ये.
So therefore A and B are इंडिपेंडेंट। तो हमको एक चीज़ तो मिल ही गया, लेकिन अभी देखना है कि इसमें इंडिपेंडेंट होने से इक्वली लाइकली भी हो सकता है या और क्या हो सकता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इक्वली लाइकली तो होगा नहीं, क्योंकि इक्वली लाइकली होने के लिए दोनों इक्वल होना है। सो एस पी ए इज नॉट इक्वल टू पी बी, सो ए एंड बी आर नॉट इक्वली लाइकली। अभी देखना है कि क्या देखना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो ये होगा ही नहीं। एक्चुअली ऐसे भी हमको ऑप्शन मिल ही गया कि इसमें एक ऑप्शन है इंडिपेंडेंट बट नॉट इक्वली लाइकली, तो हमको मिल ही गया इंडिपेंडेंट है लेकिन इक्वली लाइकली नहीं है। सो दैट गोज टू ऑप्शन बी। So therefore the correct answer is option A. Option A, okay. Option A. Independent but not equally likely. तो इतना मिल ही गया तो और देखने का ज़रूरत नहीं है। Okay, so next question. You have given a word Mississippi. तो हमको बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इफ यू अरेंज देम ऑल इन ए रो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 4s कम कंजुगेटिव, मतलब ऑल 4s कम टुगेदर। तो यहाँ पे देखो क्या क्या लेटर्स है, पहले उसको देख लेते हैं। देयर आर हाउ मेनी एस, देयर आर 4s, 4 i's, 2p एंड 1 m। अभी हम लोग को देखना ये है कि इसमें से जब ऑल 4 को हम लोग कंजुगेटिव लेगा तो कितना प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑल 4 आर कंजुगेटिव। तो कंजुगेटिव होता है, हमको इसको देखो जब भी हम लोग कंजुगेटिव करते हैं तो ये 4s को एक साथ लेना होगा, मतलब इसको टुगेदर लेना होगा। तो यह तो टाइट देम बाय स्ट्रिंग। जब इसको एक स्ट्रिंग से बांध देगा, जो जैसे तुम लोग को पता है ये चीज़ कि जब भी हम लोग इसको टुगेदर लेगा, टुगेदर मतलब हमको इसको एक स्ट्रिंग से बांधना है, देन इट इज़ लाइक ए सिंगल लेटर। तो सिंगल लेटर जब हो जाएगा तो अभी हम दिखाते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट ऑल that all 4s are टुगेदर और कंजुगेटिव whatever you write। तो इसमें हम लोग क्या आएगा, तो सबको एक साथ लेगा तो सबको जब एक साथ लेगा तो ऐसा होगा कि हमें इसको एक मानना है। नाउ सी यू टेक दिस वन एज सिंगल वन लेगा तो ये 1 + 4 5 + 2 7 + 1 8, तो 8 लेटर्स हो गया क्योंकि हम इसको एक मान लिया है। तो 8 लेटर्स को जब हम अरेंज करेंगे तो इसमें होगा 8 फैक्टोरियल एंड देयर आर 4 अलाइक। 8 फैक्टोरियल में देखो देयर आर 4 i's आर अलाइक एंड 2 p's आर अलाइक। तो इसमें 4 i's अलाइक के लिए 4 फैक्टोरियल आएगा और 2p के लिए 2 फैक्टोरियल आएगा। तो दैट इज 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। और टोटल यूजर कंडीशन कितना आएगा, टोटल हम लोग का लेटर्स है 11 लेटर्स, तो 11 फैक्टोरियल आएगा। लेकिन तब हम लोग का जो अलाइक है ये भी आएगा क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं है। 4 अलाइक 4s के लिए 4 फैक्टोरियल, 4i के लिए 4 फैक्टोरियल, 2p के लिए 2 फैक्टोरियल। सो व्हाट विल गेट 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। लेकिन अभी तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों तो हम लोग डायरेक्ट कैंसिल ही कर सकते हैं। बट नाउ यू कैन सी 8 फैक्टोरियल इन द न्यूमरेटर and 4 factorial you can take into the numerator divided by how much 11 factorial। अब इसको अब सिंप्लीफाई करना है तो 8 फैक्टोरियल को ऐसे रख दो, यू जस्ट ब्रेक 4 फैक्टोरियल ओनली,
Similarly, you just break 11 factorial up to what? Up to 8 factorial. So you can cancel this 8 factorial. So you can cancel now. Then you can cancel this 3, 3, 9. Then 2 say 5. That's only. So numerator is 4 and denominator is how much? 15 into 11, 165. So that is your answer, 4 by 165. That goes to option B. Okay, so that's question number 11. So next go to question number 12. So question number 12. Question number 12. Okay, so question number 12. तो इसमें हमको दिया है कि देयर इज अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन दे हैव 5 क्वेश्चंस. तो each question has 3 alternatives answers of which exactly one is correct. What is the probability that student will get 4 or more correct answers? That's by guessing. So question 5 है. So there are 5 questions. So there are 5 questions. So every question has 3 alternatives. So each question has 3 ऑप्शंस. तो 3 ऑप्शंस लिखने से हो जाएगा. तो 3 ऑप्शन है जिसमें से एक करेक्ट है. देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल गेट 4 और मोर करेक्ट. देखो अभी हम लोग इसमें एक चीज़ पहले निकालना होगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग करेक्ट. करेक्ट मिलने का प्रोबेबिलिटी होगा कि 3 में से एक ऑप्शन करेक्ट है तो 1/3. और क्यू का हम मान लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रॉन्ग. तो रॉन्ग मतलब हम लोग का होगा इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 1 minus 1/3. सो इट इज 2/3. सो नाउ यू हैव टू गो फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और मोर करेक्ट. तो अभी हम इसमें डायरेक्ट मतलब लॉजिक से जाएंगे. तो गेटिंग 4 करेक्ट. तो गेटिंग 4 करेक्ट और मोर का मतलब मैक्सिमम 5 करेक्ट हो सकता है और गेटिंग 5 करेक्ट. तो ये दोनों ही हमको निकालना है. गेटिंग 4 करेक्ट एंड 5 करेक्ट. तो 4 करेक्ट मतलब 5 में से 4 करेक्ट होगा तो 5C4 वेज होगा. 5 में से 4 करेक्ट मतलब 5C4. और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट मतलब 4 करेक्ट होना है ना. तो 4 करेक्ट होना है मतलब करेक्शन का कितना था. गेटिंग करेक्ट इज 1/3. तो 4 करेक्ट होना है 1 रॉन्ग होना है. फॉर एवरी करेक्शन 1/3. तो 4 करेक्ट मीन्स 1 रॉन्ग. तो 5 में से 4 करेक्ट ऐसा हो सकता है. फिर 5 में से 5 करेक्ट मतलब ऑल करेक्ट मतलब 1/3 to the power 5. तो ये हो गया 5C4 मतलब 5. देन इंटू 2 डिवाइड बाई 3 to the power 5. और ये 5C5 मतलब 1/2. So it is 11 by 3 to the power 5. So that is your answer. So it goes to option C. So the last question, that is question number 13. तो इसमें आपको बोला है कि 4% इंडिविजुअली सॉल्व ए सर्टेन प्रॉब्लम करेक्टली प्रोबेबिलिटी इज हाफ. इसमें हमको दिया है 4% का प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग दिया है. तो मान लेते हैं 4% मतलब ABCD मान लेते हैं. अब सॉल्विंग बाय 8 इज हाफ. BS मतलब सॉल्विंग बाय B. सॉल्विंग बाय B इट इज 3/4. Solving by C it is 1/4. Solving by D it is क्या है 1/8. तो हमको निकाले कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व करेक्टली बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम. तो प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व by at least one of them. इसका मतलब क्या होगा. ये तो यूनियन हो गया.
So solving by A or by B or by C or by D, but every case इसमें आएगा. But this all four are independent, so you can go by its complement. So you can write as probability A dash, probability B S dash, probability C S dash एंड प्रोडक्ट डी एस. तो ये हम लोग का फ़ायदा है कि इसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट. और कॉम्प्लीमेंट को हम इजीली निकाल सकते हैं. ए एस का प्रोबेबिलिटी हाफ है तो ए एस डेस का होगा हाफ. बी एस का 3/4 तो कॉम्प्लीमेंट का 1/4. सी एस का 1/4 कॉम्प्लीमेंट का 3/4 और डी एस का 1/8 कॉम्प्लीमेंट का 7/8. तो यही है हम लोग का टोटल प्रोबेबिलिटी. तो ये हो जाएगा 21 और 16 to 56 माइनस 21 एंड होल डिवाइडेड बाय 256. कितना होगा 5 3 2 235/256. Text the answer. So that is the correct answer. So that's all your custom questions. So if you have any doubt in home assignment, you can ask me. So let's stop today.